Hello students, welcome to Agmek Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to do NCERT exemplar questions from the chapter Application of Derivatives. Alright? अब देखो क्लास 12th में Application of Derivatives is a very important chapter. इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं जैसे tangents and normals का concept, increasing decreasing functions, maxima minima, rate of change of quantities, alright, and also approximations, errors and approximations. तो इस लेक्चर में जो हम करने वाले हैं वो NCERT एग्जाम्पलर के हम करेंगे एग्जाम्पल्स, ऑलराइट, और एग्जाम्पल्स भी वो वाले कर रहे हैं विच आर एमसीक्यूज, ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. तो ये आपके चैप्टर आपका जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें एमसीक्यूज जो हैं वो एग्जाम्पल 19 ऑनवर्ड्स हैं. तो इसका मतलब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के 19th ऑनवर्ड्स एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के. तो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल्स हैं एमसीक्यूज और क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइजेस में एमसीक्यूज, उन सब की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका अच्छे से पूरी बुक रिवाइज हो जाए. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं. तो एज आई सेड विल बी डूइंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हम थ्रू क्वेश्चंस रिवाइज भी कर लेंगे. तो सबसे पहला जो हम कर रहे हैं वो है हमारा एग्जाम्पल 19. तो यहीं से एमसीक्यूज हमारे स्टार्ट होते हैं बेटा. लेट अस रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व 3y is equal to 6x minus 5x cube, the normal at which passes through origin. अब आपको कर्व की इक्वेशन दी है तो आपको इसके ऊपर वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए. एब्सिसा का मतलब क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, जहां पे अगर हम नॉर्मल लें तो वो ओरिजिन से पास करनी चाहिए. इज इट ऑलराइट? एक बारी थोड़ा सा ग्राफ बना के इसको समझते हैं. ठीक है, मान लो आपके पास इस तरीके से हमारे पास सपोज दिस इज y एक्सिस और सपोज हमारे पास ये हो गई x एक्सिस. अगर आप इसका रफ हम ग्राफ बनाते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम किस नॉर्मल की बात कर रहे हैं, आप देखोगे ये कर्व ओरिजिन से पास कर रही है, इजंट इट? 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा तो कर्व विल बी कुछ इस तरह से. आपकी कर्व यहाँ पे, जस्ट अ मोमेंट, तो कर्व वुड बी समवट लाइक दिस. तो इस तरह से कुछ ये कर्व आपकी बनेगी. इज इट ऑलराइट? अब आपको वो वाला पॉइंट चाहिए इस कर्व के ऊपर. देखो विच पॉइंट वी रिक्वायर दैट पॉइंट. मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे P है, तो देखो ये तो आपके पास टेंजेंट हो गई, इजंट इट? दिस विल बी द टेंजेंट. तो नॉर्मल होती है इसके परपेंडिकुलर. तो इसके परपेंडिकुलर वो नॉर्मल जो कि कहां से पास करती है? देखो ओरिजिन से. तो इट वुड बी लाइक दिस. लेट मी ड्रॉ. तो इस टाइप की नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं बेटा, ये नॉर्मल की, नॉर्मल विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. इज इट ऑलराइट? तो ये नॉर्मल किस पॉइंट पे इसको मीट कर रही है? ये हमें पॉइंट P का एब्सिसा चाहिए. इज इट ऑलराइट? वो पॉइंट ये भी हो सकता है, मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जहां पे नॉर्मल अगर हम कर्व को लें वो हमारी ओरिजिन से पास कर जाए. तो एज्यूम कर लो, मान लो ये पॉइंट P है बेटा. तो अगर ये पॉइंट P है, वी कैन एज्यूम इट्स कोऑर्डिनेट्स टू बी x1, y1. और देखो ओरिजिन के तो कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही हैं, क्या होते हैं? 0, 0. Now let us see how we are going to obtain this x1 जो कि उस पॉइंट का एब्सिसा है. सबसे पहले आप ये नोटिस करो कि जैसे हमारी ये नॉर्मल है जो हमने ब्लू से बनाई है, राइट? दिस इज द नॉर्मल. तो ये नॉर्मल आपके O और P दो पॉइंट से पास कर रही है. कोई भी लाइन अगर दो पॉइंट से पास करती है तो आप उसकी स्लोप कैसे निकालते हो? 2 पॉइंट फॉर्म से. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अगर दो पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 लाइन के ऊपर हैं. तो लेट अस राइट ओवर हेयर. हम यहाँ पे लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल OP. तो यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल OP, दिस विल बी इक्वल टू y1 माइनस 0, इज इट ओके, डिवाइडेड बाय x1 माइनस 0. तो ये हमारे पास स्लोप कितनी आ गई? ऑब्जर्व करो, y1 अपॉन x1. क्योंकि ये दो पॉइंट्स हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो ये लेट अस कॉल दिस एज 1. अब स्लोप ऑफ नॉर्मल दूसरा क्या तरीका होता है बेटा? डेरिवेटिव से, इजंट इट? जैसे टेंजेंट जो हमारी होती है, आपको पता है डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या होती है कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट गिव्स यू स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट.
तो अगर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें तो दैट विल गिव यू स्लोप ऑफ नॉर्मल, बिकॉज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास नॉर्मल है वो टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हम डेरिवेटिव से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। उसके लिए कर्व की इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। तो लेट मी राइट इक्वेशन ऑफ कर्व ओवर हेयर। तो इक्वेशन ऑफ कर्व हमें दी है 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 5x क्यूब। तो लेट अस डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x। ऑलराइट, तो इसको देखो डिफरेंशिएट कर लो अब। तो लेट अस डिफरेंशिएट नाउ स्लोप निकालने के लिए विद रिगार्ड टू x। दैट मीन्स वी आर गेटिंग 3 टाइम्स dy बाय dx इज इक्वल टू 6 माइनस 15x स्क्वायर। 3 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो एक तरह से dy बाय dx आ गया हमारा 2 माइनस 5x स्क्वायर। अब देखो ये डेरिवेटिव आया है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखते हैं। तो वी विल से स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p। अब p के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या अज्यूम किए हैं, x1 y1। तो ये होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव, इज इट ऑल राइट। तो -1 अपॉन dy बाय dx, इज इट ऑल राइट। तो जस्ट अ मोमेंट, यहां पे लिखते हैं -1 अपॉन dy बाय dx किस पॉइंट पे बेटा, एट x1 y1। तो डेरिवेटिव हमारा ये है, देखो दिस इज द डेरिवेटिव। तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल x1 y1 पे हो गया इक्वल टू -1 अपॉन कितना, 2 माइनस 5 ऑफ x1 का स्क्वायर, इज इट ऑल राइट। ये हो जाएगा। अब देखो इसको 2 कह दो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एक तो आपकी आई थी ये y1 अपॉन x1 और एक स्लोप ऑफ नॉर्मल ये है। तो अगर दोनों ही स्लोप ऑफ नॉर्मल हैं तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो लेट अस राइट फ्रॉम 1 and 2, लेट अस सी व्हाट डू वी गेट। ऑलराइट, so from 1 and 2 we are getting y1 upon x1, this is equal to this slope of normal। ये वाली कितनी है, -1 अपॉन 2 माइनस 5 ऑफ x1 स्क्वायर बेटा। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो वी आर गेटिंग कि y1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 5 x1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1। अब देखो यहां पे हमें पूरी इक्वेशन ना x1 में चाहिए, तभी एब्सिसा निकलेगा ना। तो इसका मतलब ये वाला जो y1 है इसको हमने करना है एलिमिनेट। अब देखो इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, क्या और कोई रिलेशन है हमारे पास x1 y1 में, लेट अस चेक। अब आप फिगर देखो जरा, आप उसमें क्लियरली देख सकते हो कि ये वाला जो आपका पॉइंट है, ऑब्जर्व करो, दिस पॉइंट P इज लाइंग ऑन द कर्व। तो कभी भी कोई पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स कर्व की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो लेट्स जस्ट राइट नाउ कि P लाइज ऑन कर्व, तो कोऑर्डिनेट्स विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो हम यहां पे लिखते हैं P x1 y1 लाइज ऑन कर्व, ऑलराइट, जिसकी इक्वेशन आपको दी है 3y इज इक्वल टू कितना, 6x माइनस 5x क्यूब बेटा, इज इट ऑल राइट। तो 6x माइनस 5x क्यूब ये है। तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स वी आर गेटिंग 3y1 इज इक्वल टू 6x1 माइनस 5 ऑफ x1 का क्यूब। अब यहां से y1 निकाल लेते हैं और ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो y1 आ गया आपका 1 अपॉन 3 6x1, x1 भी चाहे यहां पे देखो कॉमन ले सकते हैं, इज इट ऑल राइट। तो यहां पे लेट अस टेक x1 कॉमन, सो दिस कैन बी रिटन एज x1 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय वी हैव 6 माइनस 5 x1 स्क्वायर। ये y की वैल्यू पुट कर दो यहां पे। तो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x1 अपॉन 3 इंटू कितना, 6 माइनस 5 x1 स्क्वायर, this is multiplied by 2 minus 5 x1 square and this is equal to minus of x1. Is it okay? Now what we can do is, अब देखो आगे सॉल्व करने के लिए x1 यहाँ पे ले जाके x1 को लेंगे हम कॉमन। So if you take x1 कॉमन, we are left with, यहाँ पे देखो क्या बचा, हमारे पास बचा 6 minus 5 of x1 square multiplied by 2 minus 5 of x1 square divided by 3
and plus 1 is equal to 0. Is it all right? ये आ गया. तो एक तरह से ये फैक्टराइज हो गया. देखो इसका मतलब ये होगा कि either this factor will be 0 or this factor will be 0. अब देखो अगर आप पहला फैक्टर 0 लेते हो x1 और इसको यहां पुट करेंगे. देखो लुक हियर, इफ यू पुट इट ओवर हियर, x1 अगर 0 है, अगर हम पुट कर दें यहां पे, या इवन इक्वेशन ऑफ कर्व में भी पुट कर सकते हो. अगर x1 0 है तो आपका y1 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. तो x1 0 है यहां पे अगर, तो y1 भी बेटा 0 हो गया. अब ये पॉइंट ऑलरेडी हमें पता है कर्व के ऊपर है. फिगर देखो, लुक एट द फिगर नाउ. वी नो दैट दिस पॉइंट इज ऑलरेडी ऑन द कर्व. ये देखो ये पॉइंट ये रहा. हमें ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए क्योंकि आपको देखो एब्सिसा 0 नहीं दिया हुआ, नॉन 0 वाला चाहिए. तो मतलब ये पॉइंट या आगे कहीं कर्व इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट के लिए एब्सिसा चाहिए, नॉट फॉर ओरिजिन. तो लेट अस नाउ टेक दी अदर केस. ठीक है, तो ये वाला केस हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें ऑप्शन में ये 0 नहीं दिया हुआ है. तो अदर केस के लिए हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं. एक काम करते हैं, देखो ये 5x1 स्क्वायर है, ये भी 5x1 स्क्वायर है. सॉल्व करना इजी हो जाएगा. एज्यूम कर लो यहाँ पे, लेट 5 ऑफ x1 स्क्वायर बी इक्वल टू t. मान लो इसको t मान लो. तो देखो ये इक्वेशन आपके पास क्या आ गई? वी गेट 6 माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस टी. इज इट ओके? और अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. Is it all right? ये आ जाएगी. तो पहले t निकाल लेते हैं and then we can find x1. All right? तो let us now take LCM और ये भी ब्रैकेट्स ओपन करो. So we have 6 2s are 12 minus 6t minus 2t plus t square and plus 3 will be equal to 0. So we get equation as t square minus 8t and plus 15 will be equal to 0. इसको फैक्टराइज कर लो. You will be getting t minus 3 into t minus 5 will be equal to 0. तो देखो t की दो वैल्यूज आ गई, either 3 या फिर हमारे पास t कितना आ गया? 5. Is it okay? ये अब t था क्या हमारा? t was 5 of x1 square. तो इसका मतलब या तो 5x1 square 3 है बेटा, either we have 5x1 square as 3 या फिर हमारे पास 5 of x1 square is equal to how much? 5. इस केस में x1 square आ रहा है 3/5, तो स्क्वायर रूट लेने पे बेटा एब्सिसा आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3/5. राइट? और यहां से आपके पास आएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x1 विल बी प्लस 1 या फिर माइनस 1. तो ये सारे ही हमारे पास जो आए हैं बेटा, ये क्या हैं? एब्सिसा. तो अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि इनमें कौन से वाला हमें गिवन है. इज इट ऑल राइट? तो लेट अस चेक दी ऑप्शंस नाउ एंड देन वी विल सी कि कौन सा एब्सिसा इनमें से उन्होंने लिया है बेटा. तो आप देखो x इक्वल टू 1 वॉज वन ऑफ द ऑप्शंस, बाकी कोई नहीं थी. तो इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो मतलब ये पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट जैसे हम 1 ले लें तो वो आपको दिया हुआ है. इज इट ओके? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने दो तरीके से निकाली, एक तो नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव और एक 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेट किया, और फिर हमने ये भी यूज किया पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है, y1 को एलिमिनेट करके you get the complete equation in x1, solve it to find x1. Right? So I hope this question is clear to you. Let's move on to the next one. अगला क्वेश्चन देखो, example 20. The two curves this and this, दो कर्व्स दी हैं, आपको बताना है टच करती हैं, कट करती हैं राइट एंगल पे, कट एट एन एंगल π/3 या कट एट एन एंगल π/4. अब देखो अगर हम इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स की बेटा बात करते हैं, तो जैसे मान लो एक कर्व आपकी ये है और दूसरी कर्व हमारे पास ये हो गई. सपोज दीज आर द टू कर्व्स. तो हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स निकालते कैसे हैं कि ये वाला जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, मान लो P, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से x1, y1. इस पे हम क्या करते हैं, देखो टेंजेंट्स लेते हैं. इज इट ऑल राइट? जैसे आप पहली कर्व को टेंजेंट लोगे तो ये टेंजेंट हमारी पहली कर्व को आ जाएगी. इज इट ओके? दिस विल बी द टेंजेंट. जस्ट अ मोमेंट. तो थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ये हमारी टेंजेंट पहली कर्व की हो गई. अब दूसरी कर्व की टेंजेंट देखो, तो दूसरी कर्व को टेंजेंट एट पॉइंट P विल बी दिस. इज इट ओके? तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स क्या होता है? इट इज दिस एंगल.
एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो निकालते कैसे हैं? आपको पता है पहली कर्व जो है, जैसे हमने जो येलो बनाई है, उस पे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट P निकाल लेंगे m1, और दूसरी कर्व की टेंजेंट की स्लोप वी आर गोइंग टू टेक एज m2। स्लोप्स पता है दो लाइंस की, तो आप उनके बीच में एंगल थीटा इजीली निकाल सकते हो। अब देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहली कर्व जो आपको दी है वो ये है एक्स क्यूब, इज इट ऑल राइट? तो फर्स्ट कर्व इज एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे निकलेगी कैसे? डेरिवेटिव से। तो लेट अस नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिगार्ड टू x। तो यहां पे करते हैं डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x। सो वी आर गेटिंग 3x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में लो क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहां पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस x इंटू डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट? और 2 का डेरिवेटिव 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। यहां पे देखो 3 से डिवाइड कर दो तो 3 विल गेट कैंसल्ड। दिस मीन्स वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई dx इज इक्वल टू 0। आगे सिंप्लीफाई करो इसको, dy बाई dx निकालते हैं। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy dy बाई dx। तो अब देखो यहां से dy बाई dx जो है हमारा, दैट इज कमिंग आउट टू बी कितना? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy। अब हम लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व एट P। तो m1 से हम वो डिनोट कर रहे थे, तो m1 हो जाएगा dy बाई dx एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, जो हमने लिया है x1, y1। तो m1 विल बी इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x1 y1। तो ये हमारे पास आ गई m1, लेट अस कॉल इट एज 1। अब हम बात करते हैं सेकेंड कर्व की। सेकेंड कर्व में देखो इक्वेशन क्या दी है। अब लेट अस टेक द इक्वेशन ऑफ सेकेंड कर्व। सेकेंड कर्व में हमें इक्वेशन दी है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको भी स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट की वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x। सो लेट अस डिफरेंशिएट नाउ विद रिगार्ड टू x। सो व्हाट आर वी गेटिंग? वी गेट 3 टाइम्स, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे इसके डेरिवेटिव के लिए, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 2 का डेरिवेटिव 0। अगेन देखो 3 कॉमन लेके हमारा क्या हो जाएगा? कैंसल। सो वी आर गेटिंग नाउ दैट 2xy, is it all right, plus x square minus y square into dy by dx is equal to 0। तो यहां से dy by dx देखो हमारे पास क्या आ गया? We are getting dy by dx. This is coming out to be minus 2xy divided by x square minus y square। ठीक है ना, ये आ गया। अब हम m2 लेते हैं। m2 क्या थी? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सेकेंड कर्व एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P x1 y1। तो m2 ये हो जाएगा, देखो इट विल बी dy बाई dx एट x1 y1। इज इट ओके? तो ये ऑब्जर्व करते हैं हमारे पास कितना आ गया। तो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 2x1 y1 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ सेकेंड कर्व आ गई। लेट अस कॉल इट एज 2। अब देखो m1 हमारे पास ये था, लुक हियर, ये था आपके पास m1 x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 2 x1 y1, और m2 हमारे पास ये आया है माइनस 2 x1 y1 x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। तो ये उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है ना। तो व्हाट आर वी गेटिंग? यहां से हमें मिला कि m2 इज इक्वल टू, लुक हियर, जस्ट अ मोमेंट। So from here we are getting कि m2 जो है that is equal to negative reciprocal of m1। तो that means we are getting m1 into m2 is equal to minus 1 बेटा।
तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स अगर नेगेटिव होता है तो आपको पता है लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। तो दिस इंप्लाइज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर एट पी। इज इट ऑल राइट? तो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं पी पे, तो इसका मतलब कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री पे। जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल होता है दैट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। सो दिस इंप्लाइज कर्व्स इंटरसेक्ट एट एंगल 90 डिग्री। इसको ऐसे भी कहते हैं कि कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली। इज इट ऑल राइट? तो कर्व्स इंटरसेक्ट एट एन एंगल 90 डिग्री या कह लो पाई बाय 2। तो ऑप्शन चेक कर लो अब। ठीक है, हमारे पास कर्व्स के बीच में एंगल आ गया है पाई बाय 2। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। तो कट एट एन एंगल पाई बाय 2 मतलब कट एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब यही होता है। तो इस क्वेश्चन में वी हैव बी ऑप्शन। तो यहां पे ये वाला जो थीटा था हमारा कितना आ गया, पाई बाय 2। ठीक है, अगले पे चलते हैं। लुक एट नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 21। क्या दिया है? टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय। अब देखो कर्व की इक्वेशन आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दी है, एक्स और वाई टी की फॉर्म में दिए हैं, तो इसका मतलब होता है टी हमारा पैरामीटर है। जैसे जैसे टी वेरी करेगा वैसे वैसे एक्स और वाई वेरी करेंगे, तो आपको कर्व के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाते हैं। तो इसीलिए कर्व की ये वाली जो फॉर्म है, जैसे आपको x दिया है e रेज पार t cos ऑफ t एंड वी आर गिवन y इक्वल टू e रेज पार t sin t, दिस इज कॉल्ड एज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कर्व। ऑलराइट, अब आपको बताना है टेंजेंट टू द कर्व एट t इक्वल टू पाई बाय 4 कितना एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ। तो अब देखो कोई भी कर्व अगर x एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती है, तो यहां पे देखो जैसे मान लो ये कर्व है आपके पास, मान लो ये x एक्सिस हो गई, कुछ ऐसे मान लो कर्व है, तो टेंजेंट जो है कितना एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, उस पे आपको क्या चाहिए, इसका मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट। इज इट ओके? तो ये अगर हमारी टेंजेंट है मान लो किसी पॉइंट पे, तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चाहिए। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए हम टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे, क्योंकि स्लोप क्या होती है, m इज नथिंग बट tan ऑफ थीटा, तो हमें ये थीटा फाइंड आउट करना है। इज इट ओके? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट। अब उसके लिए dy बाय dx चाहिए, तो लेट अस डिफरेंशिएट, और हमें टेंजेंट किस पॉइंट पे लेनी है, t इक्वल टू पाई बाय 4 पे। तो t पैरामीटर है, पर्टिकुलरली आपने t की वैल्यू पाई बाय 4 लेकर टेंजेंट की स्लोप पहले निकालनी है। तो लेट अस नाउ फाइंड द डेरिवेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल। लुक हियर, तो इसमें हम निकालते हैं पहले dx बाय dt। देखो तो x को डिफरेंशिएट करो, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है प्रोडक्ट रूल से। e रेस पर t का डेरिवेटिव e रेस पर t इंटू कॉस टी एज इट इज, फिर e रेस पर t कॉस टी का डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन टी। तो दैट मीन्स dx बाई dt आ गया e रेस पर t इंटू कॉस ऑफ t और माइनस कितना, साइन t। इज इट ऑल राइट? तो ये है। अब देखो dy बाई dt। सो लेट अस ऑब्टेन नाउ dy बाई dt। अगेन यू कैन सी इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन है e रेस पार t, उसका डेरिवेटिव e रेस पार t आ जाएगा। सेकेंड फंक्शन एज इट इज जो कि है हमारा साइन t, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू साइन t का डेरिवेटिव विल बी cos t। तो अगेन e रेस पार t इज कॉमन, हमारे पास बचा साइन t प्लस cos t। इज इट ऑल राइट? अब हम निकालते हैं dy बाय dx। सो लुक हियर, पैरामीट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इट इज dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। तो dy बाय dt हमारा ये है। इज इट ऑल राइट? तो इसको लिख देते हैं e रेस पार t मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो, तो वी हैव e रेस पार t, जस्ट अ मोमेंट, यस, into we have sin t plus cos t। Is it okay? ये हो गया, और डिवाइडेड बाय dx बाय dt। dx बाय dt ये आया था e रेस पर t इंटू कॉस टी माइनस साइन टी, तो ये पुट कर दो e रेस पर t cos t और माइनस साइन t। e रेस पर t हमारा कैंसल हो गया, दिस इज गेटिंग कैंसल्ड। अब देखो हमें डेरिवेटिव किस पॉइंट पे चाहिए था, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए थी ना, तो लेट अस टेक स्लोप ऑफ टेंजेंट
at t equal to pi by 4. Is it all right? ये इस पॉइंट पे आपको चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आती है? डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट. तो मतलब वी नीड टू ऑब्टेन dy by dx at t equal to pi by 4. तो ये रहा dy by dx. इज इट ओके? तो इसमें t की वैल्यू पुट कर दो pi by 4. तो वी हैव sin pi by 4 विच इज 1 by root 2 plus cos pi by 4 1 upon root 2 denominator cos pi by 4 which is 1 upon under root of 2. Is it okay? Minus sin pi by 4 which is again 1 by root 2. अब देखो न्यूमिरेटर आ गया 2 by root 2 that is root 2 है ना, root 2 कैंसिल करने के बाद, और डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 0. तो अब आप देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गई root 2 upon 0. तो इसका मतलब ये क्या हो गई? नॉट डिफाइंड. इज इट ऑल राइट? अब देखो कब स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉट डिफाइंड होती है? जब टेंजेंट आपकी होती है पैरेलल टू y एक्सिस या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. तो हम यहां पे लिखते हैं दिस इंप्लाइज टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस. तो y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन होती है या खुद y एक्सिस, तो उसकी स्लोप जो होती है वो होती है नॉट डिफाइंड. और देखो कोई भी लाइन अगर आप पैरेलल टू y एक्सिस लोगे, जैसे आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो इफ यू टेक एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ऑब्वियसली x एक्सिस के साथ एंगल थीटा कितना बनेगा? पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री. इजंट इट? तो ये देखो, तो एंगल विल बी पाई बाय 2. तो आपको एंगल ही तो पूछा था कि टेंजेंट कितना एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ. तो दिस इंप्लाइज जो एंगल हमने थीटा जैसे कहा था वो हमारे पास कितना आ चुका है? पाई बाय 2. Is it okay? So that is the angle made by the tangent with x axis. तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन. ऑल राइट, सो हमें चाहिए कि टेंजेंट टू द कर्व मेक्स एंगल विद x axis पाई बाय 2. Is it all right? So that means here D option will be correct. Right? तो ये था एग्जाम्पल 21. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 22 इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू साइन x एट 0 0. इज इट ऑल राइट? तो जैसे आपको पता ही है इसमें कि अगर आप ग्राफ बनाते हो, ये देखो जैसे मान लो ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, तो आपको पता है बेटा साइन का ग्राफ ऐसे जाता है. इज इट ऑल राइट? इस तरह से. तो हमें 0 0 पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए. 0 0 पॉइंट आपको पता है कर्व के ऊपर लाई करता है. तो इस पे नॉर्मल की इक्वेशन हमें निकालनी है. अब देखो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए. वो कैसे मिलेगी? डेरिवेटिव से. नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट विच इज ओरिजिन. तो लेट अस टेक दैट. तो अब यहाँ पे हम पहले कर्व लिखते हैं. कर्व आपको गिवन है y इज इक्वल टू sin x. तो dy by dx will be equal to how much? cos x. Is it all right? तो अब हम लिखते हैं slope of normal at origin. तो let us write slope of normal at origin. Right? ये. तो this will be equal to negative reciprocal of derivative at 0, 0. यही होगी. तो इसको निकाल लो, देखो कितना आ गया. तो ये हो जाएगा -1 अपॉन कॉस ऑफ 0. कॉस 0 1 होता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास कितनी आ गई? -1. इस स्लोप को हम डिनोट कर सकते हैं किससे? मान लो m से. सपोज ये स्लोप m है. अब आपको ये ओरिजिन पे नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नाउ. तो let us write now equation of normal. तो equation of normal at origin. All right? तो this will be given by, कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला होता है? y minus y1 will be equal to m times x minus x1, जिसको हम स्ट्रेट लाइन में क्या बोलते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म. कि अगर आपको लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो. अब हमें नॉर्मल के ऊपर पॉइंट कौन सा दिया है? ओरिजिन. और स्लोप हमने निकाली है m, दैट इज इक्वल टू -1. तो यहां पुट करते हैं. तो वी आर गेटिंग y minus 0 is equal to -1 into x minus 0.
दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है ना, तो ये हमारे पास आएगी स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. या इसको ऐसे भी कह सकते हो, कौन सी लाइन है ये देखो, वी कैन ऑल्सो से दिस लाइन इज y इज इक्वल टू -6. तो ये होगी हमारी नॉर्मल. तो चेक करें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. वी नीडेड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो लेट अस सी नाउ. तो एज यू कैन सी x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज सी ऑप्शन. तो यहां पे सी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई. पता है, फिगर में भी देखोगे ना, आपको क्लियरली पता चल जाएगा. देखो जैसे ओरिजिन पे आपकी टेंजेंट तो ये हो जाएगी, तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होएगी ना, ये देखो, तो दिस विल बी द नॉर्मल. ये हमारी नॉर्मल आ गई ओरिजिन पे, जो कि कौन सी लाइन है ये, y इज इक्वल टू -x, या फिर बोल सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. इज इट ओके? तो ये था हमारा एग्जाम्पल 22. अगला देखते हैं एग्जाम्पल 23. Question is the point on the curve y square equal to x where the tangent makes an angle pi by 4 with x axis. अब आपको कहा है टेंजेंट एंगल बनाती है पाई बाय 4 x एक्सिस के साथ. आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, जैसे अगर हमने मान लो ये ली है y एक्सिस, ऑलराइट, एंड दिस इज x एक्सिस. तो आपके पास ये कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू x. तो इसमें अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है बेटा पाई बाय 4, ठीक है, ये आपकी टेंजेंट है. सपोज दिस लाइन इज द टेंजेंट. तो इसका मतलब उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, यहां पे देखो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 4, इजंट इट? तो जैसे ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया, तो स्लोप होती है tan थीटा, तो दैट इज इक्वल टू 1. तो हमें यह पता चल गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है, 1 है. अब आपको बस वो पॉइंट चाहिए कर्व के ऊपर. तो देखो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी px1 y1. ठीक है, मान लो हमारे पास ये रिक्वायर्ड पॉइंट है. अगर आप देखोगे ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का. जैसे अगर आप ये देखो इस तरीके से आएगा, और इसी तरह अगर y नेगेटिव है तो भी x वही वैल्यूज ले रहा है. तो इस तरीके से कुछ ग्राफ आपका बनेगा कर्व का. इज इट ऑल राइट? ये आपकी कर्व ऐसे आएगी. तो आपको पॉइंट P चाहिए. जैसे मान लो ये पॉइंट हो गया हमारा P, ठीक है, जो आपने निकालना है x1, y1. अब हम लेते हैं कि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, तो स्लोप और कैसे निकलती है, डेरिवेटिव से. तो कर्व की इक्वेशन यहां पे लिख लो, जो कि हमें दी है y स्क्वायर इज इक्वल टू x. तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिगार्ड टू x. तो वी गेट 2y dy बाय dx इज इक्वल टू कितना, 1. तो दैट मीन्स फ्रॉम हेयर dy बाय dx आ गया 1 बाय 2y. इज इट ऑल राइट? तो अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी होगी P पे. तो दिस इंप्लाइज वी कैन से दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P x1 y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट किसके ऊपर, P x1 y1, दिस विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट. मतलब dy बाय dx किस पॉइंट पे, x1 y1 पे. तो ये हमारा डेरिवेटिव था. इसमें y को y1 से रिप्लेस करो, तो इट इज 1/2 टाइम्स y1. ये आ गई. अब देखो एक तरफ हम बोल रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है, 1. एक तरफ हम बोल रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है, 1/2 y1. तो दोनों को इक्वेट कर दो. दिस इंप्लाइज वी गेट 1/2 y1 इज इक्वल टू 1. इसका मतलब y1 हमारा आ गया 1/2. तो P का y कोऑर्डिनेट तो आ गया. अब आपको पॉइंट चाहिए था, तो हम यूज करेंगे, देखो कि जैसे ये पॉइंट है, ये कर्व के ऊपर लाई करेगा, इजंट इट? ऑब्जर्व करो, दिस इज द पॉइंट, तो इट विल लाई ऑन द कर्व. तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. कर्व की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू x. सो वी हैव y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1. इज इट ओके? सो लेट अस राइट ऑल्सो P x1 y1 लाइज ऑन कर्व, ठीक है, जिसकी इक्वेशन देखो क्या है, तो इट लाइज ऑन कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x. दिस इंप्लाइज वी हैव y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1.
तो x1 निकाल लेते हैं, y1 तो हमारे पास है बेटा 1/2। तो देखो यहां से दिस इंप्लाइज x1 विल बी इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा आ गया। सो देयरफॉर P जो हमें चाहिए था x1 y1 रिक्वायर्ड पॉइंट, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1/4, 1/2. All right, so this is the required point, that is the answer. Let us check which option is correct. तो एब्सिसा है 1/4 और ऑर्डिनेट है 1/2। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? अब देखो दोनों में गड़बड़ नहीं करनी है, ए और बी में। x कोऑर्डिनेट 1/4 है, y कोऑर्डिनेट 1/2 आया है, तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी बी। इज इट ओके? तो दिस वाज एग्जांपल 23। अगले पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ एग्जांपल 24। अब ये है फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको बताना है a की वैल्यू फॉर विच दिस कर्व टचेस एक्सिस ऑफ y, एक्स एक्सिस ऑफ x। तो इसमें अगर आप देखोगे फिगर कुछ ऐसे बनेगी, ऑब्जर्व करो। जैसे आपके पास ये कोई कर्व है, तो आपको बताना है a की वैल्यू जिसके लिए ये कर्व x एक्सिस को टच करती है। टच का मतलब है जैसे इस तरह से, ठीक है ना, ये वाला, ये टच कर रही है, मतलब x एक्सिस कर्व को क्या है? टेंजेंट है। x एक्सिस इज टेंजेंट टू द कर्व। इज इट ओके? तो लेट अस सी हाउ टू डू इट। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इक्वेशन ऑफ कर्व। तो कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है, जस्ट अ मोमेंट। तो वी आर गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व एज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax और प्लस कितना? 25। अब मान लो ये जो पॉइंट है ना P है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, बिकॉज पॉइंट इज लाइंग ऑन x एक्सिस। तो ये एक तरह से x एक्सिस हमारी क्या है? टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी स्लोप ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस की स्लोप कितनी होती है? 0। तो यहां पे हमें ये मिल गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P इज 0। इज इट ऑल राइट? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P जो है हमारी, वो है 0। लेट अस कॉल इट एज 1। आप स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे? डेरिवेटिव से। तो इसको कर देते हैं हम डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x। इज इट ओके? तो क्या मिल रहा है देखो, वी आर गेटिंग dy/dx इज इक्वल टू 2x प्लस a। इज इट ऑल राइट? ये हो गया। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारी कितनी है? 0 है बेटा। तो इसको 0 पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू 0, या इसमें पॉइंट पर्टिकुलर ले लेते हैं। तो लेट अस टेक नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P x1 y1। ठीक है, तो ये होगा डेरिवेटिव एट x1 y1। तो दिस विल बी इक्वल टू dy/dx एट द पॉइंट x1, y1। तो डेरिवेटिव हमारा 2x प्लस a आया है, तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस a। इज इट ऑल राइट? तो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब एक हम स्लोप ऑफ टेंजेंट P पे क्या बोल रहे हैं? 0 है। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग, इसको अगर हम 2 कह दें, तो फ्रॉम 1 and 2 लेट अस सी व्हाट डू वी गेट। तो फ्रॉम 1 and 2 वी आर गेटिंग 2x1 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो a कितना आ गया? a निकालना था, दैट इज कमिंग आउट टू बी -2x1। तो हमें अगर x1 पता चल गया तो a पता चल जाएगा। ठीक है, लेट अस कॉल इट एज 3। अब देखो x1 कैसे पता चलेगा? दैट इज वेरी सिंपल। आप नोटिस करो, जैसे हमने फिगर बनाई है, तो आप ऑब्जर्व करो, ये पॉइंट P आपका कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट्स कर्व की इक्वेशन को करेंगे सेटिस्फाई। सो वी राइट दैट P x1, 0 लाइज ऑन कर्व। देखो क्या इक्वेशन दी थी बेटा आपको कर्व की? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 25। तो पुट कर देते हैं। तो y कोऑर्डिनेट इज 0, तो 0 इज इक्वल टू हाउ मच? x1 स्क्वायर प्लस ax1 और प्लस 25। इज इट ओके? ये हो जाएगा। अब आप यहां पे a को पुट कर दो -2x1। सो वी आर गेटिंग x1 स्क्वायर -2x1 square plus 25 is equal to 0. That means we are getting x1 square is 25. That means value of x1 कितनी आ गई देखो?
x1 की वैल्यू है +-5, राइट? तो a निकाल लेते हैं बाय पुटिंग इन 3. नाउ पुट इन 3, राइट? सो लेट अस पुट इन 3. So we get a will be equal to या तो -2 इंटू कितना 5 बेटा, या फिर होगा a की वैल्यू -2 मल्टीप्लाइड बाय -5. दिस implies वैल्यू ऑफ a will be -10 और 10. ठीक है, तो ये आएगा. तो यही क्वेश्चन था कि a की वैल्यूज बताओ सो दैट यू हैव कि कर्व जो है उसमें x एक्सिस को टच करती है, मतलब x एक्सिस कर्व को टेंजेंट है. ऑलराइट, तो पॉइंट पूछा होता, पॉइंट भी हमें पता चल गया, इजंट इट, कि वो पॉइंट या तो होगा 50 या -50. अगर पॉइंट 50 है तो a की वैल्यू आएगी -10, और अगर पॉइंट है -5,0 तो वैल्यू ऑफ a विल बी 10. इज इट ऑलराइट? क्योंकि अगर देखो यहाँ पे ये ग्राफ में ये हमारा ग्राफ था, ठीक है ना, तो आपको जैसे मैंने कहा या तो x होगा 50 या -50. ऑलराइट, तो a की वैल्यू हमारे पास दो आ रही हैं, 10 या फिर -10. तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 या -10. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. ऑलराइट, तो वैल्यू ऑफ a इज आइदर 10 और -10. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब देखो एग्जाम्पल 25. fx आपको ये फंक्शन दिया है, आपको बताना है इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट. ऑलराइट, अब देखो आई विल टेल यू दिस क्वेश्चन बाय टू मेथड्स. एक तो क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये इसमें डेरिवेटिव्स कैसे अप्लाई होता है दैट वी आर गोइंग टू सी. ऑलराइट, और एक इसका डायरेक्ट रिजल्ट जो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलता है उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा. तो लेट अस डू इट बाय बोथ द मेथड्स. तो पहले इसको करते हैं फर्स्ट मेथड से, जो कि हमारा होगा किसका, डेरिवेटिव यूज करके, बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स. तो एज एन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसको हम करेंगे. कर्व की इक्वेशन हमें दी है fx इज इक्वल टू 1/4x² + 2x + 1. अब आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की कब निकलती है, अगर आपके पास मैक्सिमा है किसी पॉइंट पे, तो वो कब होता है बेटा, वहां पे एक तो f' आपका 0 होना चाहिए और सेकेंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए हमारा, नेगेटिव. इज इट ऑलराइट? तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो लेट अस डिफरेंशिएट दिस विद रिगार्ड टू x. तो इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिगार्ड टू x. सो वी गेट f'(x). तो चेन रूल से करेंगे. 1/x का डेरिवेटिव इज -1/x². सो वी हैव -1/4x² + 2x + 1 का स्क्वायर. ऑलराइट, इनटू अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव विच विल बी हाउ मच, 8x + 2. ऑलराइट, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया. अब देखो इसको अगर हम 0 पुट करते हैं, इफ यू पुट f'(x) = 0, तो ये पार्ट तो 0 होगा नहीं ना, ये न्यूमरेटर 0 बनेगा. तो दिस इंप्लाइज वी हैव 8x + 2 टू बी इक्वल टू 0. तो x इज कमिंग आउट टू बी -1/4. तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई. अब आप चेक करोगे कि क्या ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. अब देखो या तो उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से. ये जो मैंने आपको यहां पे बताया है दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इजंट इट? ये कौन सा टेस्ट है, ये है हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि इसमें सेकेंड डेरिवेटिव यूज हो रहा है. पर कभी आपको क्वेश्चन में ये लगे ना, अब जैसे यहां पे देखो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, तो इसका फर्दर डेरिवेटिव निकालेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इजंट इट? तो हम इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है x = -1/4, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर सकते हैं. अब देखो कैसे चेक करेंगे इसको, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से. अब x = जैसे नंबर लाइन पे आप देखो -1/4 है, इसके नजदीक और उससे छोटी कोई वैल्यू लो, मान लो -½ ले लेते हैं, उस पे डेरिवेटिव निकालते हैं. इज इट ऑल राइट? तो f' की वैल्यू हम निकालेंगे किस पे, -1/4 पे. आप नोटिस करो जो इतना पार्ट है बेटा यहां पे, दिस पार्ट, ये हमेशा नेगेटिव आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर है और ऊपर -1 है. तो ये जो पहला फैक्टर है ये हमारा नेगेटिव आएगा. इज इट ओके? दूसरा फैक्टर देखो, जब x को -1/4 ले रहे हो तो इट विल बी हाउ मच, माइनस,
यहाँ पे 8 इंटू -1/2 लेना है, नॉट -1/4। हमें फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे लेनी है जो -1/4 के क्लोज है पर उससे थोड़ा सा छोटा है। तो ये हो जाएगा -4 + 2 विच इज नेगेटिव। तो ये दूसरा फैक्टर भी हमारा नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, ग्रेटर देन 0। फिर -1/4 से थोड़ा सा क्लोज और उसके अगला पॉइंट लो, सपोज 0 ले लेते हैं, तो डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे निकालते हैं। पहला फैक्टर जैसे मैंने कहा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो तो नेगेटिव होगा ही होगा, जैसे यहां पे वो क्या था, नेगेटिव था। सेकेंड फैक्टर देखो, अगर आप x को 0 लेते हो, 0 + 2 = 2 विच इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव विल बी हमारे पास कितना, नेगेटिव बेटा। अब देखो क्या हो रहा है, 1/4 -1/4 पे हमारा डेरिवेटिव क्या है, 0 है, इजंट इट? डेरिवेटिव इज 0 एट -1/4। उससे पहले डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कर्व इंक्रीज करती है। फिर -1/4 पे हमारा डेरिवेटिव 0 है तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी। उसके बाद डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कर्व हो जाएगी डिक्रीज। इज इट ऑल राइट? तो ये पॉइंट अगर हमारा था -1/4, तो इस पे आप नोटिस करो कि हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, मैक्सिमा का, क्योंकि पहले कर्व इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब x = -1/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इज इट ऑल राइट? तो हमें चाहिए क्या था, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं किस पे, -1/4 पे। तो लेट्स सी, फंक्शन हमें ये दिया था f of x was given to be 1/4x² + 2x + 1। तो मैक्सिमम f will be equal to वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट -1/4। तो इसको निकाल लेते हैं, इट विल बी 1/4 इंटू -1/4 का स्क्वायर विल बी 1/16। Then we have -2/4 is -1/2 and +1. Let us see what are we getting. So this is equal to 1/1/4 -½ or +1. Is it okay? So 1 - 1/4 will be 3/4. So 1/3/4 will be how much? 4/3. So this is going to be the answer. Is it all right? तो ये हमने जो पूरा किया है बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के तौर पे किया है, मतलब डेरिवेटिव यूज करके इस फंक्शन की निकाली है मैक्सिमम वैल्यू। तो आंसर हमारा आ गया है यहाँ पे कितना, 4/3। ऑल राइट, दिस इज द आंसर। अब देखो इसमें ना क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाता है। अब इसका ऑल्टरनेटिव मेथड देखो, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लेके यूज हम करें इसको या कोई और कॉन्सेप्ट यूज करके, हाउ डज इट मैटर, आपको तो सोल्यूशन बताना है। तो अब देखो इसका यहां पे सेकेंड मेथड, जिसमें देखो हम फंक्शन लिखते हैं पहले जो कि हमें गिवन था 1/4x² + 2x + 1। अब देखो मैक्सिमम f कब मिलेगा, जब, अब देखो न्यूमरेटर कांस्टेंट है 1 है, तो जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, जैसे आप समझो कि एक केक है तो उसका मैक्सिमम पीस कब मिलेगा, जब आप मिनिमम लोगों में डिवाइड करोगे, बर्थडे पे कम से कम लोग बुलाओ तो सबसे बड़ा पीस केक का मिल जाएगा। तो न्यूमरेटर अगर कांस्टेंट है तो ये रेशो हमारी मैक्सिमम तब होगी जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। तो 1 डिवाइडेड बाय मिनिमम वैल्यू ऑफ 4x² + 2x + कितना, 1 बेटा। ये अब देखो अगर हम ये फंक्शन देखें y इज इक्वल टू 4x² + 2x + 1, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, सॉरी मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो आप नोटिस करो x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये पैराबोला अपवर्ड ओपन करता है, और मिनिमम वैल्यू होती है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अगर आपके पास कर्व है ax² + bx + c और a बेटा पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड ओपन करता है। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा या वर्टेक्स होता है -b/2a, -d/4a, वेयर d इज द डिस्क्रिमिनेंट। तो देखो हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू y की चाहिए, ये मिनिमम वैल्यू y की ये हो जाएगी, तो मिनिमम y विल बी इक्वल टू -d/4a। इज इट ओके? तो यहां से निकाल लेते हैं,
ये हमारे पास फंक्शन है क्वाड्रेटिक। तो d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 4 ज़ा 16 और 4 4 ज़ा 16 हमारा नीचे आ गया। ये बन गया देखो इक्वल टू किसके, दिस इज 12/16 विच इज इक्वल टू 3/4। इज इट ऑल राइट? तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, इसमें यहां पुट कर दो। तो अगर आपने इसमें पुट कर दिया तो आप नोटिस करो मैक्सिमम f कितना आ गया। सो देयरफॉर मैक्सिमम f विल बी इक्वल टू 1 अपॉन मिनिमम y विच इज 1 अपॉन 3/4, दैट मीन्स इट इज अगेन इक्वल टू 4/3। तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। इज इट ओके? ना हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ा फर्स्ट, ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया, उसके बिना ही हम ये क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज करके मिनिमम वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर निकाल सकते हैं। तो 1 अपॉन मिनिमम डिनोमिनेटर इज 4/3, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, राइट? सो नाउ यू नो बोथ द मेथड्स। तो जो भी ऑब्वियसली सेकेंड मेथड हमारा शॉर्टर है तो यू कैन अप्लाई दैट, ऑल राइट? ये हो जाएगा। तो दिस वॉज एग्जाम्पल 25। लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 26। लेट f हैव सेकेंड डेरिवेटिव एट c सच दैट कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो आपने बताना है c किसका पॉइंट होगा। अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x और आपके पास कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू c, जहां पे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 है और सेकेंड डेरिवेटिव बेटा क्या है, वहां पे पॉजिटिव है, तो किसका पॉइंट होता है? देखो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप करते हो। तो इससे क्या इंप्लाई होता है? दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू c इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो यही तो डेफिनेशन होती है लोकल मिनिमा की, देखो कि उस पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों, इसको समझते हैं थोड़ा। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू कि क्यों हम कहते हैं किसी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो वो लोकल मिनिमा का पॉइंट होता है। ऑब्जर्व करो, जैसे हमारे पास मान लो कर्व ऐसे है, लेट मी ड्रॉ दिस कर्व, सपोज ये कर्व है, ये पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू c। इज इट ऑल राइट? तो आप देखो यहां पे तो हमारी टेंजेंट है वो क्या हो गई, पैरेलल टू x एक्सिस। मान लो ये x एक्सिस और y एक्सिस मैंने ऐसे बना दिए, ऑल राइट, सपोज ऐसे हैं। तो यहां पे तो आपके पास टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, तो मतलब डेरिवेटिव 0 हो गया। तो f डैश c हमारा कितना है, 0। अब आप नोटिस करो अगर आप x की वैल्यूज लेते हो क्लोज टू c बट लेस देन c, तो आप देख रहे हो वहां पे कर्व डिक्रीजिंग है। कर्व डिक्रीजिंग है तो मतलब x लेस देन c के लिए हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा बेटा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इक्वल टू c के लिए हमने बोल ही दिया है कि डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। अब आप c के आगे थोड़ी सी वैल्यूज लो और c के क्लोज, तो आप देख सकते हो कर्व इंक्रीज हो रही है। कर्व इंक्रीजिंग होती है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, तो मतलब x ग्रेटर देन c के लिए बट क्लोज टू c के लिए हमारे पास डेरिवेटिव f डैश c क्या है, पॉजिटिव है। अब आप नोटिस करो c के नेबरहुड में थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद में डेरिवेटिव कैसे बिहेव कर रहा है। डेरिवेटिव पहले नेगेटिव है, फिर 0 है, फिर पॉजिटिव है, तो मतलब डेरिवेटिव आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। f डैश c इज इंक्रीजिंग, कर्व नहीं कर रही, कर्व तो पहले डिक्रीज कर रही है फिर इंक्रीज कर रही है, तभी डेरिवेटिव पहले नेगेटिव है, फिर 0 है, फिर पॉजिटिव है। डेरिवेटिव की वैल्यूज देखो, पहले नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है। कोई भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो f डबल डैश, यहां पे हम ये कह सकते हैं, देखो इंस्टेड ऑफ सेइंग f डैश c हम ये कह सकते हैं कि f डैश x जो है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है इन नेबरहुड ऑफ c, तो मतलब उसके अराउंड हमारा f डबल डैश x क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। इज इट ऑल राइट? तो पर्टिकुलरली c पे हमारा सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव, जब पॉइंट किसका होता है, मिनिमा का। तो ये पॉइंट मिनिमा का ही है ना। तो पहले कर्व डिक्रीज कर रही है फिर इंक्रीज, तो पहले डेरिवेटिव नेगेटिव, c पे 0 फिर पॉजिटिव, डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग, सो इट्स सेकेंड डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव एट c। इज इट ओके? तो ये रीजन है।
अदरवाइज तो आपको पता ही है, यू रिमेंबर इट एज अ डायरेक्ट रिजल्ट कि ये हमारी कंडीशन होती है फॉर पॉइंट टू बी ऑफ लोकल मिनिमा. सो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल नाउ. आपको बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ f अगर fx है sin x इन इंटरवल -π/2 टू π/2. अब देखो इसको भी हम दो मेथड से करते हैं, क्योंकि हम इसको एज एन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कर रहे हैं, तो आई विल डेफिनेटली टेल यू कि इसको डेरिवेटिव यूज करके कैसे करना है. तो पहले उसी से देखो, बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स. ऑलराइट, तो फंक्शन हमें दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू sin x, और आपके पास इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से लेकर π/2. अब देखो जब क्लोज्ड इंटरवल होता है तो हम मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है कि आपको निकालना है एब्सोल्यूट मिनिमा. यहाँ पे मिनिमम चाहिए ना, तो एब्सोल्यूट मिनिमा. एब्सोल्यूट मिनिमा का मतलब है पूरे इंटरवल में जहां पे वैल्यू आपकी मिनिमम है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है. अब उसके लिए क्या करते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं. तो इसको कर लो आप डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x. इज इट ऑल राइट? तो f डैश x हमारे पास आ गया sin x का डेरिवेटिव cos x. फिर हम निकालते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, जिसको कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा? ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे these are points where dy by dx is either 0 या फिर बेटा not defined. ठीक है, या तो डेरिवेटिव 0 हो जाए या फिर हो जाए not defined. These are called as critical points. तो अब देखो डेरिवेटिव हमारा आया है cos x, ये not defined तो कहीं नहीं होता. cos x की डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स होती है. तो हम लेते हैं f डैश x 0 कब बनेगा, इसका मतलब cos x हमारा हो गया कितना, 0. अब देखो x के लिए इंटरवल आपको ये दिया है -π/2 से लेकर π/2. इसी इंटरवल में बताना है कि cos x कब 0 होगा. अब आपको पता है cos ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है, तो इसका मतलब x ये दो वैल्यूज ही लेगा -π/2 और π/2. इनके बीच में कोई और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं है जहां पे cos 0 होगा. तो ये हमारे आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स, साथ साथ ये एंड पॉइंट्स भी हैं. तो एब्सोल्यूट मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स पे गिवन फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं. अब गिवन फंक्शन हमारा था fx इज इक्वल टू sin x. इज इट ऑल राइट? तो क्योंकि हमारे पास बेटा दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, वही एंड पॉइंट्स भी हैं, तो फंक्शन की वैल्यू इन पे निकाल लो, -π/2 पे और किस पे, π/2 पे. इज इट ऑल राइट? तो -π/2 पे इट विल बी साइन ऑफ -π/2 विच यू नो इट विल बी इक्वल टू -1, और π/2 पे ये हो जाएगा साइन π/2 विच इज इक्वल टू 1. तो मिनिमम वैल्यू -1 है, तो -1 हमारी है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. इज इट ऑल राइट? ये, और इनमें से मैक्सिमम आपका 1 है. अगर पूछा होता तो 1 हो जाता एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, इन इंटरवल -π/2 से π/2. तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछी है, जो कि हमारी आई है -1. तो यहां पे हम बोल देंगे कि जो आंसर आएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज इक्वल टू -1. अब देखो अगर डेरिवेटिव यूज नहीं करना ना, तो क्वेश्चन एक स्टेप का है. कैसे? आप ग्राफ बना लो सीधा, fx इज इक्वल टू sin x का -π/2 से π/2 में. तो लुक एट नाउ द सेकेंड मेथड, जो कि ग्राफिकल मेथड है, एंड इट इज सो सिंपल. वी हैव फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू कितना, sin x. इज इट ऑल राइट? ये हो गया, और x हमें बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेकर π/2 तक. तो इसी इंटरवल में आप बना लो इसका ग्राफ. तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. अब देखो यहाँ पे सपोज हमारे पास ये है y एक्सिस और ये हो गई हमारी x एक्सिस. ज्यादा दूर तो बनाना नहीं है, सिर्फ कहां से कहां तक बनाना है, -π/2 से लेकर कहां तक, π/2 तक. इज इट ऑल राइट? तो -π/2 से π/2 तक हमें चाहिए ग्राफ, और ये है हमारा 0. सपोज दिस इज 1. ऑल राइट, ग्राफ हमें पता ही है बेटा, sin x का तो बिल्कुल बेसिक ग्राफ होता है. एंड सपोज दिस इज -1.
वी नो दैट ग्राफ ऐसे आएगा, माइनस पाई बाय 2 पे साइन की वैल्यू -1 होती है और फिर पाई बाय 2 पे 1। तो इतनी ही कर्व बनेगी ना इस इंटरवल में। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, देखो -1, तो माइनस पाई बाय 2 पे अकर कर रही है, तो ये हो गई हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इज इट ओके? जो हमें पूछी थी। मैक्सिमम पूछते तो वो 1 हो जाती, ग्राफ 1 के ऊपर जाएगा ही नहीं। इज इट ओके? तो ग्राफिकली भी कर सकते हो, आपको एक ही स्टेप में ग्राफ बनाते ही इसका आंसर मिल जाएगा। इज इट ओके? तो ये था एग्जाम्पल 27। अगले पे चलते हैं। लुक एट नाउ एग्जाम्पल 28 बेटा। इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है sin x प्लस cos x की। राइट, तो करते हैं इसको। अगेन आई विल टेल यू दिस बाय 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड देखो, अगेन बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स, क्योंकि इसको हम एज एन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। तो लेट अस सी डेरिवेटिव यूज करके कैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है। तो आप एज्यूम कर लो कि लेट फंक्शन fx बी इक्वल टू sin x प्लस cos x। इज इट ओके? ये हो जाएगा। तो मैक्सिमम के लिए हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो वो हो जाएगा cos x माइनस sin x। राइट, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट करते हैं 0, तो वी आर गेटिंग cos x इज इक्वल टू sin x। एक तरह से tan x किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो x बहुत सारी वैल्यूज लेगा, जैसे पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप की सारी वैल्यूज आएंगी। मान लो हम एक वैल्यू पाई बाय 4 पे चेक कर लेते हैं। तो अब देखो सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। नाउ फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू ऑब्टेन सेकेंड डेरिवेटिव f डबल डैश x। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x का माइनस cos x। तो अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे किस पे, पाई बाय 4 पे, देखो कितना आ गया। इट विल बी -1 बाय √2 -1 अपॉन √2 विच इज -√2, जो कि हमारा नेगेटिव है। अब देखो जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है और फर्स्ट डेरिवेटिव होता है 0, तो आप ऑब्जर्व करो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे, और सेकेंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर x इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इज इट ऑल राइट? तो ये पॉइंट है हमारा लोकल मैक्सिमा का। तो हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो निकाल लेते हैं फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन है आपका ये देखो sin x प्लस cos x। तो लेट अस ऑब्टेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। तो मैक्सिमम f विल बी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाय 4 विच विल बी sin पाई बाय 4 और प्लस cos पाई बाय 4। इज इट ओके? तो ये हो जाएगी वैल्यू 1 बाय √2 प्लस 1 अपॉन √2 विच विल बी इक्वल टू 2 अपॉन √2 विच इज √2। तो ये हमारा आंसर आ गया कि मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की पूछी है, तो वो कितनी आ रही है बेटा, √2। तो यहां पुट कर देते हैं, तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी √2। अब देखो सेकेंड मेथड, कि अगर हमें ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो मेथड डजंट मैटर, वी शुड बी एबल टू गेट द राइट आंसर। अब हमें फंक्शन ये दिया है fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, जिसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो आप एक रिजल्ट यूज कर सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ये कहते हैं अगर हमारे पास होता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होती है -√(a² प्लस b², और मैक्सिमम वैल्यू इज √(a² प्लस b²। Isn't it? तो दिस इज द रिजल्ट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हमें ट्रिग्नोमेट्री से मिलता है। तो बस इसी को यूज कर लो। यहां पे आप नोटिस करो sin x का कोफिशिएंट 1 है, तो a इज 1 एंड b इज ऑल्सो 1। तो इसका मतलब √(a² प्लस b² की वैल्यू कितनी आ गई, √2। तो पुट करोगे तो आपको दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। दैट मीन्स वी आर गेटिंग, देयरफॉर व्हाट डू वी हैव, -√2 से लेकर हमारा sin x प्लस cos x कहां तक लाई करेगा, √2 तक। इज इट ओके? तो ये हो जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, तो लेस देन और इक्वल टू √2। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर आपको मिनिमम पूछी है तो ये मिनिमम वैल्यू आएगी और ये आएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो वही हमने निकाली है ना,
कौन सी? अंडर रूट ऑफ 2 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो एक ही स्टेप का क्वेश्चन है, ऑलराइट। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हो। इज इट ओके? अगला देखो, नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल 29। दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर with respect to its surface area when the radius is 2 centimeters। अब देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक स्फीयर की, जस्ट अ मोमेंट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्फीयर ओवर हेयर। तो अगर हमारे पास कोई भी स्फीयर है, सपोज उसका रेडियस हमने लिया है r, इज इट ऑल राइट? तो अगर ये स्फीयर है और उसका रेडियस r है, तो क्या फॉर्मूले होते हैं? देखो, वॉल्यूम के और सरफेस एरिया का। दो चीजों की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है और सरफेस एरिया की। तो वॉल्यूम जो होता है, आपको याद होगा बेटा, स्फीयर का, विच वी कैन डिनोट बाय v, इट इज गिवन बाय 4/3 पाई r क्यूब। इज इट ओके? जस्ट अ मोमेंट। तो इट विल बी 4/3 पाई r क्यूब। और देखो सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया को अगर हम s से डिनोट करते हैं, तो सरफेस एरिया जो स्फीयर का होता है, यस, द फॉर्मूला इज 4 पाई r स्क्वायर, इजंट इट? दिस इज द फॉर्मूला। अब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया चाहिए, मतलब हमें निकालना है dv बाय ds। और कब निकालना है? जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो यू हैव टू फाइंड व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर्स। सो दिस इज द क्वेश्चन। Now let us see how we are supposed to do it। अब देखो यहाँ पे, जैसे आपको dv बाय ds चाहिए यहाँ पे, तो हम इसको चेन रूल से करेंगे। इसमें dv को पहले डिफरेंशिएट करेंगे r से, या ये कह लो पैरामीट्रिक फॉर्म से कर लो। तो वॉल्यूम भी r की टर्म्स में है, सरफेस एरिया भी r की टर्म्स में है, तो r पैरामीटर हो गया। तो यहाँ पे हमारा r जो है बेटा एक तरह से पैरामीटर है। जैसे जैसे r वेरी करेगा, वैसे वैसे वॉल्यूम और सरफेस एरिया भी वेरी करेगा। तो dv बाय ds कैन बी टेकन एज dv बाय dr अपॉन ds बाय dr। अब देखो dv बाय dr, इसका डेरिवेटिव निकालो वॉल्यूम का। यहाँ पे देखो, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू r। तो इट विल बी 4/3 पाई कांस्टेंट है, r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर। इज इट ओके? डिवाइडेड बाय ds बाय dr। तो ये हमारा s है, 4 पाई r स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ले लो, 4 पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2r। नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी गेट। dv बाय ds विल बी, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। 3 से 3 न्यूमरेटर में ही कैंसिल हो गया, एज यू कैन सी। 4 विल गेट कैंसल्ड विद 4, पाई पाई से कैंसिल हो गया। तो वी आर गेटिंग r स्क्वायर बाय 2r विच इज r बाय 2। इज इट ऑल राइट? ये हो गया। अब देखो आपको कब चाहिए था ये रेट ऑफ चेंज? जब r 2 सेंटीमीटर्स है। सो दिस विल बी इक्वल टू 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे यूनिट्स क्या आएंगे। आपको रेडियस सेंटीमीटर्स में दिया है, तो वॉल्यूम का हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक तरह से यूनिट आ गया ये 1 सेंटीमीटर। इज इट ओके? तो dv बाय ds विल बी 1 सेंटीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया व्हेन रेडियस वाज 2 सेंटीमीटर इज 1। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं, इट विल बी 1 सेंटीमीटर। इज इट ओके? तो ये था हमारा एग्जाम्पल 2.9। इज इट ओके? 29, sorry. So I hope it is clear to you. So in this lecture, as you have seen, we have done NCERT एग्जाम्पलर के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने, जो कि एग्जाम्पल्स हैं आपके NCERT एग्जाम्पलर में। तो एग्जाम्पल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम डूइंग एक्सरसाइजेज, एग्जाम्पल्स करने भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनमें से बहुत बार आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। इज इट ऑल राइट? तो इसमें आपने देखा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने अलग अलग वेराइटी के ऊपर क्वेश्चंस किए हैं। टेंजेंट्स नॉर्मल्स के ऊपर पहले क्वेश्चंस किए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर, मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के ऊपर। इज इट ऑल राइट? एंड वेरेवर इट वाज पॉसिबल वी हैव सीन कि हम डेरिवेटिव ना यूज करके, कोई अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप ग्राफ या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट यूज करके भी अगर क्वेश्चन कर सकते हो, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में वो कर लेना चाहिए,
because ultimately we have to save time. Is it okay? तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डूइंग इसी चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 6.3 के एमसीक्यूज, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. ऑलराइट, तो मीनवाइल आप ये एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करो अच्छे से. ऑलराइट, ताकि आपको फिर क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आएगी. ऑलराइट, और उससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सब टॉपिक्स के, दैट यू कैन रिवाइज एंड दे आर नॉट डिफिकल्ट, इजंट इट? कोई बहुत लेंथी फॉर्मूले वगैरह कुछ भी नहीं है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में. अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी आती है तो जितने भी इसके सब टॉपिक्स हैं दे आर वेरी वेरी सिंपल. ऑलराइट, so keep practicing, keep enjoying the benefit of our courses, and for that don't forget to subscribe to our channel beta. All right, so thank you and bye bye.